नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम कल का था, कल किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आज किया जा रहा है बात मुलाकात। बात मुलाकात में जैसा आपको पता है कि हम किसी व्यक्तित्व से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, बात करते हैं या फिर किसी विषय पे बात करते हैं, जो आज के समय में आवश्यक है कि लोगों तक वो पहुँचे, उस पे चर्चा की जाए। तो ऐसे ही आज एक प्रखर वक्ता, एक ऐसी ओजस्वी, मेधावी नेतृत्व करने वाली महिला शक्ति को जो संबल प्रदान करती हैं, ऐसी हम एक महिला से बात करने जा रहे हैं। हालाँकि महिला कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे जानने वाले लोग ये जानते हैं, तो हम उस लड़की से बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति बहुत संवेदनशील है और जिस तरह का कार्य और जिस तरह का नेतृत्व और संगठन वो कर रही हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मिलाने के पहले ही देखिए कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, वो रिमूव हो गई हैं। तो हमारे साथ आज यहाँ पे हैं प्रज्ञा प्रज्ञा पाठक शर्मा जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, महिला मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्दी फिर से हमें जॉइन करेंगी और उनसे हम बात कर पाएँगे। प्रज्ञा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं कहीं से भी या फिर उनसे कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो कृपया उन्हें बोलें कि वहाँ यहाँ से वो रिमूव हो गई हैं, तो वापस से हमें जॉइन कर लें। राजेश जी, स्वागत है आपका भी। रागिनी पांडे जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं देखती हूँ कि वापस से वो हमसे कैसे जल्दी से जल्दी जॉइन हो सकती हैं, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से मन था कि मैं उनसे बात करूँ और कैसे बात हो सकती थी, ये बहुत दिनों से मन में चल रहा था। आज समय मिला भी और कल भी मिला था, तो कल कुछ समस्या आ गई थी, उनसे बात नहीं हो पाई। और प्रज्ञा जी, आप रिमूव हो गई, आप फिर से जॉइन कीजिए। अच्छा, नेटवर्क दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कर लो। ठीक है, हाँ। बहुत-बहुत स्वागत है कीर्तन जी आपका भी। हाँ, गड़बड़ा तो जाता है और देखिए अभी भी गड़बड़ी हो गई और उनकी तरफ से कोई हल्का-सा फ्लक्चुएशन हुआ और नेटवर्क चला गया, वाईफ़ाई उनका ऑफ हो गया है। वो फिर से जॉइन कर रही हैं, अभी मेरी बात हुई उनसे। तो तब तक आप ही से चलिए बात करते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई ऐसी बात है जो हम यहाँ पे सम्मिलित करके और कार्यक्रम को और रोचक और कोई महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, तो आप कृपया आप मुझे बताइए। मैं हमेशा ही कहती हूँ इस बात को कि आप सभी का स्वागत है। और कीर्तन जी और रागिनी जी, राजेश जी, अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम जब शुरू हो जाता है तो आप इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं मुझे उम्मीद है कि बहुत ही रोचकपूर्ण भी होंगी और वो बहुत आवश्यक भी होंगी आज के समय को लेते हुए। साथ में एक बात और है, आज 5 बजे के कार्यक्रम में मैं भी कलाकार में मैंने इस बात को रखा था कि दिवाली के बाद जब सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे चलना शुरू हो जाएगा वापस से, क्योंकि अभी तो थोड़ी व्यस्तता रहेगी, सभी लोग व्यस्त रहेंगे दिवाली में। उसके बाद जब हम मिलेंगे तो एक योजना है कि प्रत्येक माह हम अपने किसी टॉप 3 लिसनर को के दर्शक के साथ बैठेंगे और बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके विचारों के विषय में भी हम लोगों अवगत होंगे। तो ये एक है और आप क्या और विचार हमें दे सकते हैं और क्या सुझाव दे सकते हैं, आप हमें बताते रहिए समय-समय पे, क्योंकि कई बार होता है ना कि जब कई दिमाग मिलकर के कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो बताते रहिएगा आप लोग और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रज्ञा जी वापस हमें फिर से जल्दी जॉइन कर लेंगी। प्रज्ञा जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं, कविता सुना दें। जी हाँ, बिल्कुल सुना तो मैं सकती हूँ। क्या सुनाऊँ? नहीं, कोई नियम और शर्त नहीं है। वो मुझे पता चल जाएगा। टॉप लिस्ट आता है पेज पे कीर्तन जी, और आप भी देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग दे, लेकिन मेरे पास मंथली आता है कि इतने लोग हैं जो आप इस मंथ के टॉप रहे दर्शक के तौर पे, तो उनमें से ही मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये आसान है, अभी तक मन में आया नहीं था, अब आया। तो राजेश जी, एक कविता है जो अचानक से आज मैं अभी जो सामने खुल गया है, मैं सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। ऐ नादा तू क्यों रोता है, ऐ नादा तू क्यों रोता है, जो होता है अच्छा होता है,
जो होता है अच्छा होता है। सूरज जब जल सूरज जब जल जल तन झुलसाए, जल उड़े बादल बन जाए, तब मेघ फटे और जल बरसाए, धरती पर हरियाली छाए। सूरज का जलना बादल का फटना, सूरज का जलना बादल का फटना, आखिरकार अच्छा होता है। ए नादां तू क्यों रोता है, जो होता है अच्छा होता है। नन्हा बीज जब धरा में समाए, नन्हा बीज जब धरा में समाए, धर धीरज अंधेरा गर्मी सहता जाए। कर्मठ कृषक के अथक श्रम से चटक वसुधा सोना बिखराए। कृषक का थकना वसुधा का चटकना, आखिरकार अच्छा होता है। ए नादां तू क्यों रोता है, जो होता है अच्छा होता है। जीवन में सुख और दुख का आना, जीवन में सुख और दुख का आना प्रकृति के नियमों का है ताना बाना। सुख में संयम दुख में धीरज लगा रहता है, जीवन में खोना पाना। सावन का जाना पतझड़ का आना, आखिरकार अच्छा होता है। ए नादां तू क्यों रोता है, जो होता है अच्छा होता है। और अच्छा होने के क्रम में देखिए पाठक प्रज्ञा जी हमसे वापस से जुड़ गई हैं और मैं उनको लेती हूँ। प्रज्ञा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया अपना कैमरा ऑन कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए आप। प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और कीर्तन जी आपने देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखिए कुछ न कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो क्या कहूँ मैं, अब हो जाती हैं कभी कभी। हेलो स्मिता, हाउ आर यू? नमस्ते, सभी को नमस्कार प्रणाम। प्रज्ञा माफी जी। चाहूंगी कुछ नेटवर्क की वजह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत देर से शुक्रिया मैं भी और शुक्रिया। हमारे दर्शक जब भी जब कहते हैं कि जब सुंदर कुछ रचना हो तो कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर हमारे समक्ष आके खड़ी हो जाती हैं। तो इत्तेफाकन आज सेम ही चीज हुई है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं लगातार। बहुत ही अच्छे सामाजिक लोगों को जोड़कर इस पेज पर जिस तरह से आप समाज को एक दिशा दे रही हैं, जिस तरह अपना परिचय एक इतना सांस्कृतिक भाव में, इतना परोपकारी भाव में शब्दों के साथ खेलकर आप काम कर रही हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस पेज को और आपको है स्मिता जी। क्या बात है प्रज्ञा जी। जैसा मैंने अभी देखिए सारे दर्शक मुझसे इस बात के लिए कम से कम सहमत होंगे कि मैंने कहा था कि आज मैं आपसे ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने वाली हूँ जो एकदम कुशल वक्ता है और जो नेतृत्व की जो शक्ति है आपके अंदर ना वो बेमिसाल है। और उसका एक उदाहरण, एक झलक जो है वो आपने आते ही यहाँ पे बिखेर दिया पूरी तरह से। तो माहौल को बहुत ही खुशनुमा सा कर दिया। इतनी सारी आपने मेरी तारीफ की है ना कि मैं तो थैंक यू चाहूंगी सो कि आप मच, बहुत जल्दी थैंक यू जल्दी सो आ मच। जाए कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा जी बहुत सारी बातें करेंगे आज हम आपसे, आपके बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें तो देखिए हमें पता होता है आमतौर पे जब कोई कार्य कर रहा होता है सामाजिक तौर पे सामने आकर के, तो हमें बहुत सारी बातें सामने से पता चलती हैं। उसका जब वो जहाँ पे प्रतिष्ठित हो चुका होता है हमें ये तो पता होता है कि वो इस पद पे है, ये कार्य कर रहा है, इसका इतना नाम है। लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष होता है, जो लगन होती है, जो सफर होता है, वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। तो प्रज्ञा जी मैं आपकी उन्हीं दिनों से वहां से ही शुरुआत करना चाहूंगी कि किस तरह की आपकी शिक्षा दीक्षा रही। क्या बचपन से ही इस तरह से समाज सेवा के रास्ते से होते हुए राजनीति में घुसने का पहले से ही निर्णय था या क्या रहा, क्या इसके पीछे की कहानी नहीं क्या नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं स्मिता में बहुत ही शर्मीले स्वभाव की लड़की थी अपने उन दिनों में। स्कूलिंग और घर और उसके अलावा शायद मैं पड़ोसी से भी बात नहीं करती थी और बहुत ही संकोची स्वभाव। लेकिन धीरे धीरे एक पारिवारिक भाव में मेरे पिता का आशीर्वाद एक ऐसा था कि वो हमेशा मुझे भाइयों से ज्यादा हर चीज में आगे रखते थे। और जब मैं एक समझदारी के मुकाम पर पहुंची या मैंने जब जिंदगी को समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि पढ़कर घर आना और घर से स्कूल जाना ही लाइफ नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज की परिभाषा में जीवन जी रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे जुड़कर भी कुछ करना बहुत जरूरी है। राजनीति में तो शायद मैं नहीं आती, लेकिन हाँ मेरा एक ये था कि मैं अपनी बात को
सटीक तरह से रखने का हमेशा एक प्लेटफॉर्म चाहती थी, या दूसरों की बात को भी कैसे सही जगह तक पहुंचाना है वो भी। तो शुरुआत ऐसी ही हुई कि कॉलेज के दिनों में ही मेरा जब शुरुआत हुई, और 10th क्लास से लेके और जब तक मैं कॉलेज या स्कूल में रही, तो जितने अगर मुझे मेरे कोई परिचय व्यक्ति देख रहे हैं तो जानते कि मैं शायद हमेशा अव्वल दर्जे की स्टूडेंट रहने के साथ साथ हमेशा अपने क्लास की मॉनिटर रही। जब मैंने एनसीसी किया तो मैं पूरा एनसीसी का अपनी टीम को हैंडल करती थी। तो वो कहीं ना कहीं वापस से जो मुझे प्रतिनिधित्व की क्षमता मिली, मुझे लगता है आज उसका यही उदाहरण है कि मैं राजनीति में हूँ। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। और ये जो शुरुआत से वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो मेरी आवाज ना इको हो रही है, तो आप एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे क्या, रिमूव करके, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। और देखने वाले भी जो हैं, एक मिनट, कुछ तो है प्रॉब्लम। जी मेरी आवाज इको हो रही है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि वो दर्शक भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहें कमेंट के माध्यम से, तो मैं आप तक उनकी बातें पहुंचा देती हूँ। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, रागिनी पांडे जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं। और जब आप नहीं थी यहाँ पे, नहीं जुड़ पा रही तो लोगों ने कहा कि आप ही कुछ सुना दीजिए, तो मैंने उनको अपनी एक कविता सुनाई। तब तक वो कविता का ऐसा भाव था कि जो होता है अच्छा होता है, और यही था कि बिगड़ तो रहा था, लेकिन आप आ गई समय से और सब अच्छा हो गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो भी अपने समय के टॉपर हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। आज उनके साथ ही हमारा कार्यक्रम था जो अद्भुत था, उनके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। तो प्रज्ञा जी, जी मेरी आवाज इको हो रही है थोड़ी सी, आज बहुत सारी होने वाली हैं। ये सब परेशानियां इसलिए हो रही हैं कि हम वापस से किसी दिन दोबारा से लाइव हो, बार बार लाइव हो, हाँ ताकि हाँ जो चीजें बिल्कुल। कहीं ना कहीं रह जाए वो वापस से हो। जी, जी। तो ये हो गया आपका कि जिस तरह से नेतृत्व की क्षमता, कुशलता आपकी बचपन से ही थी, वहाँ से ही दिख रहा था। तो राजनीति में तो आना ही आना था। ये कब से हुआ आना? मतलब एक समय बता सकती हैं कि शुरुआती दौर? बिल्कुल बताऊंगी स्मिता। मैंने 2011 में अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट चैनल में न्यूज एंकर की जॉब शुरू की। तो जब मैं चैनल में एज ए एंकर आई, एज ए पत्रकार आई, तो मुझे हमेशा एक बीट अच्छी लगी कि वो थी पॉलिटिक्स की। हमारी चैनल्स या हमारी मीडिया में आपको भी पता है कि हम एक बीट को चूज करते हैं, कोई क्राइम करता है, कुछ कोई इंटरटेनमेंट करता है, बट मुझे हमेशा पॉलिटिकली बहुत मजा आता था। वोटिंग के टाइम पे बताना कितनी सीट कहाँ से निकल रही, क्या हो रहा है। ऐसे शुरुआत हुई और होते होते कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स डेस्क के साथ साथ अपना जो मेरा पॉलिटिकल बीट था उसको भी मैं हैंडल करने लगी। और वहां से एक जागरूकता आई कि शायद जो हम एक आम नागरिक की तरह नहीं कर सकते, वो हम कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में सक्षम होने के बाद सक्षम तरीके से देश का फेस बन के, समाज का फेस बन के बहुत ही अच्छे भाव में काम कर सकते हैं। और इत्तेफाकन 2017 में मेरी भाजपा में 15 अक्टूबर 2017 को जो ज्वाइनिंग हुई प्रदेश कार्यालय से, बहुत ही मेरे लिए सम्मान का दिन था वो। और ये सब डेस्टिनी है कि कैसे मैं अचानक से राजनीति आई, पत्रकारिता के क्षेत्र से समाज सेवा और समाज सेवी के रूप के भाव को लेकर अचानक से राजनीति में कदम, ये सब कुछ विधिवत मुझे लगता है ईश्वरीय निर्मित भावना या ईश्वरीय निर्मित सब कुछ साक्ष्य रहा है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रदेश के पटल पर, प्रदेश के प्लेटफॉर्म पे मुझे आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे, जो कि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, और बहुत ही अच्छे लोग, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, ऐसे लोगों के द्वारा, और भी बहुत ही हमारा भाजपा के परिवार के वो लोग थे जिन्हें हम सिर्फ टीवी चैनल, न्यूज़पेपर में देखते थे, और शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसी दिन मैं भाजपा परिवार की सदस्य बनाई जाऊंगी या परिवार में शामिल की जाऊंगी, और ऐसा हुआ। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। और अभी कुछ दिन पहले ही, वो 5 दिन 3 दिन पहले ही वो दिन बीता है। 15 अक्टूबर 2017 को मेरा भाजपा में आना हुआ, राजनीति में कदम रखना हुआ। और जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं मेरा साफ सुथरा अपनी बात को रखना और अपनी तरह से अपनी बात को रखने की वजह से शायद मुझे लगता है मिला है। जी हाँ प्रज्ञा जी, और मैंने आपको कहीं सुना था, और उसी समय से मैं बिल्कुल, क्या कहूँ, कि मुझे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने स्पष्टवादी होते हैं, जिनकी बात करने की जो शैली होती है वो बहुत आकर्षित करती है, दिल को छूती है। उनमें से आप एक थी।
और उस समय से ही मन था कि हम कभी बैठें और आपसे बात करें, और आज वो दिन आ गया है। हालाँकि कुछ तकनीकी खामियाँ बार-बार आ रही हैं, और कीर्तन त्रिपाठी जी जानना भी चाह रहे हैं कि जो तकनीकी गड़बड़ी है में कहीं विपक्षी दल का हाथ तो नहीं, वो ऐसा कुछ जानना चाह रही हैं। हो सकता है विपक्षी दल का हाथ तो स्मिता हमेशा देश को अपाहिज करने में रहा ही। हालांकि आपका ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमें राजनीतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा व्याधियां या परेशानियां भी कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे आने वाले भविष्य का एक रूप होती हैं। तो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि शायद आज मैं जिस पेज पे तुम्हारे साथ हूँ, आपके साथ हूँ, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोग फिर से कहेंगे कि उस दिन वो चर्चा सही नहीं थी, तो दोबारा से चर्चा में जुड़ा जाए, ये उसका परिचायक है मुझे लगता है। बिल्कुल। चलिए, और देखिए अपने आप से सब कुछ ठीक होते जाए, कोई बात नहीं, कोई समस्याएँ हैं, जब तक हम समस्या से जूझेंगे नहीं ना, अपने आप को साबित नहीं कर पाएँगे। मुझे लगता है कि जीवन में समस्याओं का आना हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चलेगा, तो फिर आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि आप भीड़ में एक अलग चेहरा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो जूझना पड़ता है। इसलिए समस्याओं का हमेशा से ही स्वागत करना चाहिए। प्रज्ञा जी, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं बीच-बीच में लोगों को लेती रहूँगी, लेकिन आपसे मैं चूँकि बात कर रहे हैं तो आपके विषय में जान लूँ। और उस जानने के क्रम में एक बीच में मैंने देखा था कुछ बैनर नमामि गंगे से आप जुड़ी हुई थी, वो कैसा प्रोजेक्ट रहा उसके बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा विषय जो आपने मेरे जीवन में देखा। नमामि गंगे जो है वो मेरे जीवन के बहुत ही सामर्थ्य प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे, एक सम्मान में से एक विषय है। नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय का एक वॉलंटियर का एक ऐसा ग्रुप है, या ऐसा कहेंगे कि सदस्यों की ऐसी टोली है, नमामि गंगे गंगा विचार मंच, जो कि मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार कई वर्ष, मेरा तो जुड़ना अभी 2020 में हुआ है, कई वर्षों से लगातार नदियों के संरक्षण, जल संरक्षण पर काम करती आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उन जगह जाकर नदियों को जीवंत किया है जहां पर लोग पूरी तरह से उनको खात्मे को जा चुके थे। ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने वापस माता गंगा का, माँ यमुना का ऐसा भाव वापस उन्हें स्वरूप वश दिया है, जहां पर हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा वापस भी उन्हें आके जीवंत करेगा। तो मेरे जीवन के लिए बहुत ही खास अनुभव भी कहेंगे और खास कड़ी भी कहेंगे, जिसमें जुड़ हम सभी सिर्फ माँ गंगा, माँ यमुना के साथ साथ जल को लेकर एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि जल है तो ही कल है, ये आप भी जानती हैं, और ये विषय हम बराबर उठाते आ रहे हैं। जिस तरह से कई शहरों में भूमिगत जल खत्म हो चुका है, उसका उसका रीजन है कि नदियों को हम बहुत गंदा करते हैं, स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। तो नमामि गंगे का जो मेन प्रोजेक्ट है वो यही है कि माँ गंगा, यमुना या कोई भी नदी है, कोई भी पोखरण है, या कहीं भी जल को लेकर कोई भी ऐसी चीजें हैं, उनको अपने साथ संरक्षित भाव में अपने बच्चों की तरह लेकर उनकी देखरेख करना, पर ऐसे भाव समाज तक पहुंचाना कि जैसे आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, लालन पालन करना है, वैसे ही हमारे परिवार की जिंदगी के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए ये बहुत ही अहम भाव है, अहम चीजें हैं। तो इनका भी हमें ऐसे ही लगातार देख रेख करके इनका बचाव करना है। तो हमारा यही मेन उद्देश्य है, नमामि गंगे जल संरक्षण और नदी संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को लेकर चल रहा है, और मैं उसकी छोटी सी सिपाही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये कार्य एक ऐसा है जो आवश्यक है। लेकिन मैं आपके साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि अपने किस मकाम पे है अभी? क्योंकि हम लोग इसकी चर्चा तो सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है हम लोग को, आम लोगों को। आम लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी ये किस पोज़ीशन में है, किस स्तर पे है, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। आप देख रही हैं कि लगातार इस बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नमामि गंगे को लेकर कई बार मन की बात में विषय रखा है, और कहा भी है कि बेहद अहम है। नमामि गंगे में जो हम लोग हैं, जल संरक्षण को अहम भूमिका में लेकर चलेंगे। हम लोगों ने तो पूरी तरह से कमर कसी रखी है, लेकिन मुझे अब दिखता है कि समाज भी कहीं ना कहीं जागरूक भाव में हमारे साथ जुड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जो लगातार मुझसे जानकारी चाहते हैं, और जब मैं उन्हें बता देती हूँ या मैसेज द्वारा या फोन द्वारा, तो उसी विषय पे काम करना शुरू कर देते हैं। रही बात क्या रहा, क्या काम किया, तो उसका उदाहरण ये है कि आज हरिद्वार से लेकर आप हापुड़ तक आएंगी, हापुड़ से लेके आप और भी आगे जाएंगी तो माँ गंगा स्वच्छ हो चुकी है, पुलों के निर्माण हो चुके हैं। माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर अगर आप घाट पर इस वक्त आप हापुड़ अगर बहुत दूर ना जाए, सिर्फ हापुड़ ही चले जाएं,
जो माँ गंगा में पहले नाले जैसा पानी आता था, पूरी तरह से उसको फैक्ट्री एरियाज ने पूरी तरह से अलग थलग कर रखा था, तो आज माँ गंगा आपको स्वच्छ नजर आती है। घाटों पे जगह जगह लिखा है कि कूड़ा ना फैलाएं, माँ गंगा हमारी माँ है, उसे स्वच्छ रखें। तो ऐसे विचार लाकर समाज में लोगों तक पहुंचाना अपने में एक सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है। हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, हम गलत भाव से लड़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छाई को पेड़ की तरह रोप कर खड़ा करना, स्मिता जी आप भी जानती हैं, बहुत मुश्किल है। और आज के पटल में तो छोटे से काम को भी लोग अलग अलग भाव में अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरह से कार्य किया है। कई जगह हमने गंगा आरती शुरू करी है, हमने यमुना आरती हिंडन पर शुरू करी है। तो हम वापस से जो चीज हमारी परिचायक थी, जो चीज हमारे जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय थी, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को जोड़कर उसी सांस्कृतिक भाव से जोड़ रहे हैं, उसी संस्कृति से जोड़ रहे हैं कि नदियां हैं तो हम हैं, और नदियां हैं तो जीवन है। निश्चित रूप से प्रज्ञा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जल है तो कल है और जीवन का आधार रही है। और ये एक ऐसा कार्य है जिसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ कि ये तो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए कि हमें ऐसा सोचना पड़े कि हमें जल का बचाव करना है। ये इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सभी लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, अपने अपने स्तर पे वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये सभी को सोचना होगा। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं लूंगी, उसको जरूर लूंगी। नदियां हैं तो जीवन है, सत्य वचन, सौरभ पांडे जी हैं, धराधाम इंटरनेशनल के वो चेयरमैन हैं और उसके संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। और प्रज्ञा जी, आप हैं और मुझे मालूम है कि आपके कार्य जो है महिला सशक्तिकरण में आप बहुत एकदम जो कहते हैं ना सक्रिय भूमिका निभाना, वो मैंने देखा है। लेकिन आप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में बताइए कि महिला सशक्तिकरण किस लेवल पे कहाँ करती हैं, किस तरह से करती हैं वो। स्मिता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का मैं ही नहीं, आप भी इसी पटल पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम जैसी महिलाओं की कार्यशैली पर आप नजर रखते हुए हमें ये पटल दे रही है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण में मैं उसके पहले कुछ चीजें बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण पर किसी भी महिला को काम करने की जरूरत ना पड़े, अगर महिलाएं अपने विचारों की स्थिरता को लेकर खुद की शक्ति को पहले ही पहचान लें। रही मेरी कार्यशैली की बात, तो मेरी आज ही नहीं, मैंने नई उड़ान नाम से बहुत काम किया और शायद यहाँ मेरे कुछ 2-4 लोग जान देख भी रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझे राजीव गांधी 2012 पुरस्कार से भी नवाजा गया सरकार के द्वारा। तो मेरा हमेशा ही रहा है कि महिलाएं अपनी बात कहने में बहुत देरी लगाती हैं। महिलाओं को समझ तो है, लेकिन समझ में भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को लेके बहुत ज्यादा चलती हैं। तो महिला सशक्तिकरण पे मैंने बहुत काम किया और हमारी एक टीम थी जो एडवोकेट, पूरा एक ग्रुप था, जो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें एक हमारे जुनियाल जी थे। लगातार हमने कई महिलाओं के फ्री ऑफ कॉस्ट में केसेस लड़े, हमेशा उन्हें ये समझाया कि आप किसी भी पटल पर कुछ भी करने में सक्षम है, बस खुद को पहचानिए। तो मेरा महिला सशक्तिकरण में सबसे पहला मेरा महिलाओं से जो कहना होता है वो ये कहना होता है कि महिला कम से कम सबसे पहले महिला पर भरोसा रखे। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जब मैं महिलाओं से कहती हूँ कि चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं आपके साथ खड़ी, तो उन्हें लगता है कि आपके साथ और कौन है। तो एक ये भरोसा उन्हें इस पे होना चाहिए कि जो भी मातृशक्ति मेरे साथ खड़ी है, या जो मातृशक्ति मेरे लिए मेरे घर चल कर आई है मेरी सेवा के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए, तो वो खुद में सक्षम है। जो मैं कहीं ना कहीं अभाव देखती हूँ और हमेशा देखती हूँ कि महिला को हमेशा एक पुरुष पर ज्यादा विश्वास रहता है, महिला मित्र से ज्यादा। जबकि हकीकत में ये सच है कि अगर जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, ये सक्षम रहती तो हम मुट्ठी बनते हैं। अगर ये भाव महिलाओं में आ जाए, एक दूसरे पर भरोसे का भाव आ जाए, तो मैंने सशक्तिकरण पर जितना काम किया है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, और मीडिया जगत से अगर जुड़े लोगों तक मेरा इंटरव्यू पहुंचेगा, वो जानते कि मैंने अपने चैनल में रह के भी अपने बहनों की बात हमेशा सक्षम तरीके से रखी है। तो ये भाव कहीं ना कहीं अगर आ जाएगा और खुद नारी अपने शक्ति को पहचानने लगेगी, जिससे हमेशा सृष्टि रचयिता में नतमस्तक होते आए हैं, तो यही सशक्तिकरण है, यही कार्य है कि खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद की शक्ति को पहचानो। और मेरे सशक्तिकरण के विषय में किसी के साथ जो मैंने मदद करी होगी, जो सहायता करी होगी, जो खड़ी करने की चर्चा परिचर्चा रही होगी, उसमें सबसे पहले मैंने यही भाव दिया है कि तुम खुद में सक्षम हो। और आप सुनती भी हैं कि मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि हे नारी सतत शक्ति, तुम्हें प्रणाम बारंबार है, प्रज्ञा
हर बार कहे तुमको कि क्या बोलते, मैं लाइन भूल रही हूँ। तो ये है कि क्या मैंने बड़ा अच्छा कुछ लिखा था, तो वो नारियों पे ही थी और उसमें एक लाइन थी कि प्रज्ञा कहे तुमको कि पूरा हिंदुस्तान हो तुम। तो ये चीज है कि महिला खुद में सशक्तिकरण की कहीं जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लिखा होता है कि महिला सहायता नंबर, या ऐसे जो लाइनें टैग लाइन लिखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को ही सहायता की जरूरत क्यों है। हमेशा सीट पे भी लिखा होता है, या कहीं भी जाओ ट्रेनों में भी लिखा होता है, कहीं क्यों नहीं लिखा होता है कि पुरुष हेल्पलाइन नंबर। नहीं देखा होगा आपने। कहीं ना कहीं हम ट्रेन में घुसते हैं तो हम किसी की कोई दशा परिदशा को इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत नजरें झुका के घुसते जैसे हम पहली बार ट्रेवल कर रहे हो। तो अगर हम यही बिल्कुल हिरनी की तरह तेज आंखों के साथ सिंगिनी की तरह कहीं पर जुड़ कर चले, तो मुझे लगता है कि यही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मैं काम करती आई हूँ, काम करती रहूंगी, कि तुम वो ज्योति हो जिसने ये पूरा विश्व हमेशा जगाया है, जगमगाया है। तो बस उसी रोशनी को अपने अंदर पहचानो, और वही सशक्तिकरण है, उसी से उजाला दो हिंदुस्तान को। क्या बात है प्रज्ञा जी, क्या बात है। और आज और आप आज आप अपने बात में ने बता बात दिया बात में कि बता आप दिया कि एक रचनाकार भी हैं, और जिस तरह की आपने पंक्तियां रची हैं वो अद्भुत है। और अद्भुत नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये मन के भाव हैं, और मन के भाव तभी निकलते हैं जब मन साफ होता है, और जब कुछ सचमुच में करने की एक चाह होती है। और तो आप उस कार्य को कर रही हैं। अब मैं कुछ कमेंट्स भी ले लूं, बहुत सारे लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अ, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी मायने में अब कम नहीं हैं। अब नहीं, वो कभी भी कम नहीं थी, बस वही है ना कि सब उन्हीं से हैं और सब उनमें हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं पहचान पाती हैं। तो खैर ये ज़रूरी भी है, मुझे लगता है ना कि ये जो सामाजिक ढाँचा है कि खुद को समर्पित करते हुए और बाँधने का कार्य, क्योंकि सभी जब होड़ में लग जाएँगे तो फिर परिवार कैसे सँभलेगा और समाज कैसे एकजुट रहेगा। तो उसमें भी उनका योगदान रहता है, बल्कि कहेंगे त्याग रहता है, जिसकी वजह से कोई आगे बढ़ पाता है। लेकिन खैर, आज के समय में बहुत सारे उदाहरण हमें हर तरह के मिलते हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य कहते हैं आपके कार्य को। और सौरभ पांडे जी कह रहे हैं कि सराहनीय पहल निरंतर आपके द्वारा स्मिता जी। बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे लोगों को आप लोगों तक पहुंचाऊं, और जितने विचार लोगों तक पहुंचेंगे, हमारे सोचने की क्षमता दायरा बढ़ता ही जाता है, और जो हमें कहीं ना कहीं और मजबूत बनाता है। हम कुछ अच्छा निकाल कर कुछ सकते अच्छा हैं निकाल उसमें से। सकते हैं। तो प्रज्ञा जी, बहुत सारे प्रज्ञा लोग जी, हैं बहुत सारे और भी लोग आगे हैं और जुड़ेंगे, भी आगे तो मैं जुड़ेंगे, चाहूंगी कि तो आप मैं लोग चाहूंगी इसको कि आप लोग इसको शेयर भी करिए शेयर भी ताकि ये करिए बातें लोगों ताकि ये तक बातें पहुंचे। लोगों तक आप पहुंचे। बिल्कुल मन में आप ये बिल्कुल मन में ये विचार बताइए कि हम एक भाजपा नेत्री से बात कर रहे हैं, यानी कि किसी पार्टी विशेष से बात करें। मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस बात को स्पष्ट रूप से कहूंगी कि हम उस महिला से, उस शक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी अपने विचार हैं। वो चाहे किसी पार्टी में होती या नहीं होती, वो ऐसे ही विचारों की धनी होती, और मुझे उनके व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, ना कि उनकी पार्टी ने। और जैसा पहले ही बताया था कि साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है, इसे कृपया राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश कोई ना करेगा। और कुशल नेतृत्व की झलक है आपके संबोधन शैली में, ऐसा कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, और मैं ये और जानना मैं ये चाहूंगी कि जानना महिला चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के साथ सशक्तिकरण के साथ आप समाज के और किन किन दायित्वों को, किन किन सेवा भावों को आप अंजाम दे रही हैं या देती आ रही हैं, उसके बारे में कुछ। स्मिता जी, जरूर बताना चाहूंगी। मैं शुरू से ही कई कड़ियों से जुड़ी रही हूँ, सामाजिक परिवेश में बात करें। पर बीच में मैंने जब बदलाव किया वो ये किया, आपने पूछा कि क्या करती आ रही हैं, तो बदलाव भी बताने चाहिए। मैं जाति सूचक चीजों से दूर होकर, क्योंकि हम और हम से हिंदुस्तान है, तो हम और आप एक हैं तभी हिंदुस्तान है, इस भाव से निकलकर मैं कई कड़ियों से जुड़ी रही हूँ। जब मैं मीडिया में थी तो मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करती रही, जिसमें ह्यूमन राइट्स से लेकर, मुझे लगता है स्लम एरियाज पर मैंने हम लोगों ने वहां जाकर काम किया जहां लोग जाने से डरते थे। तो हमेशा संघर्षशील जीवन के साथ मैंने ये सीखा है कि जिस भी पटल पर हो, जिस भी मंच पर हो, जहां भी हो, जैसे लोग हो आपको वैसे विचार रखने चाहिए, जैसे सुनने वाले हो आपको वैसे शब्द रखने चाहिए, और जहां जैसी कार्यशैली हो वहां वैसी मनोस्थिति रखनी चाहिए। तो आज मैं जैसे आपके साथ यहाँ पर हूँ, तो हमेशा मुझे पता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन आपने ये मौका दिया तो अच्छी तरह से पहुंचानी है।
तो स्मिता जी, मेरा बहुत ही परिवेश में काम रहा है। अगर मैं कानपुर जाती हूँ, आपको पता है कि मेरा जो मायका है वो कानपुर है, मैं कानपुर की बेटी हूँ। तो अगर मैं वहां जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि लोगों के साथ नहीं है, तो आपकी प्रेरणा है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप मुझे पहचान रहे। थोड़ी नेटवर्क समस्याएं हैं और भरपूर है, मैं थोड़ी नहीं कहूँगी आज बहुत ज़्यादा है, आज नहीं होनी चाहिए थी। कल भी विघ्न पड़ा था और आज भी विघ्न आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा निश्चित रूप से होने कुछ वाला अच्छा है, होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ लेकिन तो हम तक प्रज्ञा आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है जी। तो बस ये रहा है कि पृथक पृथक भाव में जिन भी मंचों पर मैंने काम किया, हमेशा सकारात्मक कहकर रहकर किया। मैंने लोगों को जोड़ा, तो कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये भीड़ पीछे से हट गई तो मेरा अकेले क्या होगा, क्योंकि जब हम निकले थे तो अकेले थे, जब हम आए थे तब भी हम अकेले थे, और हम जाएंगे तब भी अकेले हैं। तो एक अकेला कुछ ना कर पाए, लेकिन एक अकेला बहुत कुछ बदल सकता है। इसी भावना के साथ मैंने हमेशा काम किया है, और मेरी उम्मीद है, तो शायद मेरी खुद से ये प्रतिज्ञा है, खुद में खुद का ये संकल्प है कि कोई हो ना हो, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम कुछ गढ़ने आई हो और गढ़ कर ही वापस जाना है। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपकी हर बात में हर वाही बात में निकलता है वाही मेरे मुंह निकलता से। और बहुत सारे लोग हैं जो अ, बहुत सारी अपनी बातों को भी रखना चाह रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में भी अगर कोई प्रश्न है, तो यहाँ पे आप अवश्य रखिए, क्योंकि आज मौका है भई, बहुत सारी बातें आप जान भी सकते हैं और ये फिर मौका मिले ना मिले ऐसे सामने रूबरू होकर के, या आगे चुनाव भी आने वाला है तो हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। आज प्रज्ञा जी मूड में हैं बताने के। तो लेकिन मैं उसके पहले ये भी जानना चाहूँगी कि महिला होने के नाते आपको कोई समस्या आई जब राजनीति में आपने कदम रखा, और इस क्षेत्र में चूँकि आप मीडिया से भी जुड़ी रहीं और वो हर कार्य किया है जिस पे कह सकते हैं ना कि स्थायित्व टाइप का एक अलग सारा माहौल होता है कि जिसमें जूझना बहुत पड़ा। तो क्या समस्याएँ हैं आपको? देखो, समस्याओं की अगर हम बात करें, तो शायद मैं इस पटल पर ये कह सकती हूँ कि महिला होने के नाते सबसे पहली समस्या ये है कि लोग आपको बहुत ही असहाय समझ लेते हैं। आप खुद में कितनी भी ताकतवर हैं, आप खुद में कितनी भी सक्षम हैं, लेकिन लोग आपसे कहेंगे कि बहन जी आप ना ये मत कीजिएगा, ये शायद आप महिला हैं तो लोग ऐसा सोचें। मतलब समाज का सबसे पहला नियम ये है कि अगर आप महिला हैं, आप राजनीति में हैं या समाज क्षेत्र में हैं, वो आपका एक तो अपना परिचय आप पर थोपते हैं, दूसरा वो एक ऐसा परिचय आपका गठित कर देते हैं जो आपको खुद पता नहीं होता कि ये कब हुआ, या मेरे द्वारा ये संरचना कब रखी गई। तो मुझे लगता है कि मैंने राजनीति में आकर जो विशेष सहा है, जो विशेष पढ़ा है, जिसको कहेंगे सहना तो नहीं कहेंगे, जो मैंने पढ़ा है और बहुत करीब से देखा, वो ये है कि लोग आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। लोग आपको अपने हिसाब से रास्ते बताना शुरू कर देते हैं। लोग आपको आपके मनोभाव और आपके सही परिचय को नजरअंदाज करते हुए, उस पर धूल डालते हुए, हमेशा आपकी प्रतिनिधित्व की क्षमता को रोकने की कोशिश करते हैं। और मुझे इतना पता है, मेरे पापा भी यही मुझे सिखा कर गए हैं कि रोका उसी को जाता है जिसमें संभावनाएं होती हैं। तो मैंने कभी महिला होने के नाते अपनी संभावनाओं पर किसी को धूल तो नहीं डालने दी, लेकिन हाँ, ये मैंने महसूस किया है, एक पुरुष अगर छोटे से भी काम करता तो उसे बहुत तरीके से सराहा जाता, लेकिन अगर महिला शुरुआत में कुछ करने के लिए निकलती है, किसी पटल पर आकर खड़ी होती है, तो चाहे महिलाएं हो या पुरुष वर्ग रहा हो, मैं सभी पर ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि भांति भांति के लोग हैं इस धरा बिल्कुल। पर। फिर से कुछ समस्याएँ हैं नेटवर्क की? साथ ना ही वो आपके साथ योग्य के भाव में बराबर होते हैं, माफ कीजिए मैं ये बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ, ना ही आपके किसी कर्म से उनका कोई रिलेशन होता है, लेकिन वो फिर भी आपके ऐसे परिचायक बुनते हैं, और उनकी एक निश्चित रूप पर यही कोशिश होती है कि एक ऐसा व्यक्तित्व तो फिर से ना खड़ा किया जाए जो किसी व्यक्तित्व को शायद पीछे छोड़े। तो ये मैंने जरूर बर्दाश्त किया है, या मैंने देखा है, या मैंने पढ़ा है। तो मेरा ये जरूर महिलाओं से कहना है कि अगर आपने कोई मुकाम चुना है, कोई कार्य क्षेत्र चुना है, तो उसमें आपके विचार आपके ही होने चाहिए, जैसे कि आपका पद संचलन खुद आपका है। और मैं ये बात पूरी तरह से जानती हूँ और ये मानती हूँ कि अगर आपने ये दो चीजें कंठस्थ कर ली, कि खुद के विचारों में दृढ़ संकल्प, खुद के पैरों पर भरोसा और खुद की मेहनत में जज्बा,
तो आपको ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई महिला होने के नाते आपको पीछे रख सकता है, और आप उस मंजिल तक, उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे कितनी ही चीजें, कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां क्यों ना आए। क्या बात है भाई! मैं तो बस यही आपकी तारीफ़ ही करती रह जाऊँगी, क्योंकि मैंने जब-जब आपको सुना है तो मैं उतनी ही आपकी फ़ैन होती चली गई हूँ, और आज आपकी बातों को सुनकर के एक बार फिर मन में वही भाव आ रहे हैं जो मैंने पहले भी आपको इस 1 बार 2 बार बोला है, कि मैं अब भविष्य में आपको कहीं बहुत ऊँचे पद पे देख रही हूँ, और अगर मैं देख रही हूँ तो वो निश्चित रूप से वो समय भी आएगा। बस हमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और उसी रास्ते को आपको तय करना है। सहयोग और साथ हम हमेशा रखेंगे। आप जब तक सही रहेंगी, हमारा साथ मिलेगा, और जब आप सही थोड़ा-सा लीक से हटेंगी, हम आपको सही कर देंगे। ये हमारी जनता के रूप में हमारे पास ये ताकत है। अ, तो कार्यक्रम शेयर करूँ, अच्छा। केतन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तकनीकी खराबी ठीक हो तो कार्यक्रम शेयर करूँ। आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि समस्याएँ हैं तो हम फिर से बैठेंगे, फिर से जुड़ेंगे, फिर से, लेकिन नई बातें करेंगे ना, ये बातें रिपीट नहीं होंगी। तो प्रज्ञा जी, अब जी, चूँकि अब आपने चूँकि समस्याओं की आपने बात कर ही समस्याओं दी की बात की, कि किस तरह से आपको जगह-जगह पे जो भी आई थोड़ी बहुत, मैं व्यवधान कहूँगी उसको, समस्या की बजाय उसको कहूँगी कि अड़चनें आई हैं बीच-बीच में। तो उनको पार करते हुए क्या कोई ऐसा संस्मरण याद आ रहा है, कोई ऐसी बात याद आ रही है जो आपके साथ बीती हो और उसको रखना चाहें आप? हाँ, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी स्मिता, शायद मेरी जो अपनी हालाँकि महिलाएँ तो अपनी एज छुपाती हैं, लेकिन मैं बता ही देती हूँ कि मैं 12 जनवरी 1988 की पैदाइश हूँ। जब मैं राजनीति में आई तो हमेशा ये कहा, क्योंकि मैं कम एज की थी और जो जैसा होता है वैसी चीज़ें देखता है, तो लोगों ने कभी मेरी योग्यता को नहीं पहचाना। लोगों ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि आपके क्षेत्र से क्या-क्या काम करके आई हैं। बस ये कहा कि अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी मिल गया है, अभी बहुत ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जब हम शुरुआत जल्दी करते हैं तो वो जल्दी नहीं होता, शुरुआत हमारी बहुत पहले हो चुकी होती है। और आप उस इतिहास को अगर देखें, पढ़ें, तो हमें बिल्कुल वो सही सटीक समय होता है जब जो हमें मिला होता है। तो मैंने ये भाव थोड़ा-सा देखे और ये महसूस भी किए, जिसमें मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। तो मैंने कई बार लोगों से कहा कि आप मेरी उम्र पर मत जाइए, आप अपने भावों की संरचना मुझ पर मत थोपिए, आप खुले मंच पर भी मेरे साथ आइए और मेरी योग्यता के साथ भी बात करिए। तो ऐसे गुस्सा आता था तो शायद मैं ऐसे शब्द बोल पाती थी। तो मुझे बहुत ही आज भी ये टीस मन में रहती है कि अगर महिला जो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को सँभालने के साथ उन सब की संरचनाओं को सही करने के बाद कहीं न कहीं जब समाज में आकर खड़ी होती है, तो उसको सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, वो है सिर्फ़ प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन ऐसी चाबी है, ऐसी की है कि जो की ऑफ द सक्सेस में कहीं न कहीं कन्वर्ट हो सकती है। तो ये प्रोत्साहन की आज तक भी मुझे कमी लगती है, लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से मेरी बहन स्मिता मुझे आशीर्वाद बैठ इस मंच पे बैठ के दे रही हैं, तो मेरे लिए यही यही अंततः है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको रोकेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो उँगली पकड़ कर आपको मंजिल तक भी पहुँचाएँगे। और शायद ऐसे ही लोगों की वजह है कि मैं आज इतनी स्माइल के साथ आपके साथ बैठकर ऐसे विषयों पर चर्चा कर पा रही हूँ। और दिल का क्या है, दिल तो लोग दुखाते रहते हैं, दिल सँभाल कर रखिए, क्योंकि मुस्कुराना खुद आपको ही है। तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं और बहुत सारी बातें हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ रखा जाए। बस यही कहना है मेरा लोगों से अपने द्वारा कि अगर कोई महिला किसी भी क्षेत्र में काम करती है, स्पेशली महिलाओं से मेरा ये कहना है कि कोई भी महिला किसी क्षेत्र में काम करती है, तो उससे जलिए मत, उसे प्रोत्साहन दीजिए, उसके साथ खड़ी होइए। कम से कम यही भाव है, हो सकता है कि उसमें वो क्षमता हो कि एक बदलाव की आंधी को लाने की तरह, जैसे झांसी की रानी ने मुगल परास्त कर दिए थे, आज कलयुग है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिसमें महिलाओं को आगे आने की जरूरत है, तो उसमें से वो एकमात्र शक्ति हो सकती है। क्या बात है भई, क्या बात है! और परिवार का कितना सहयोग है प्रज्ञा जी? क्योंकि इस कार्य में मुझे नहीं लगता कि अगर परिवार साथ ना हो तो आदमी, नहीं, मतलब नहीं, मुझे महिलाएँ परिवार का स्मिता जी हमेशा हमेशा सहयोग रहा है। मैं कभी अगर डगमगाई हूँ, तो चाहे वो मेरे मायके, मेरे भाई हों, मेरे पिता, तो मैंने आपको बताया ही कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बनूँगी, वो सिर्फ़ आदरणीय मेरे पिता के ही चरणों में समर्पित रहेगा। परिवार का हमेशा मेरे प्रति बहुत सहयोग रहता है। आप देखती हैं कि मेरे लगातार प्रवास होते हैं, लगातार मैं बाहर भी रहती हूँ, बहुत योजनाएँ बनती हैं। लेकिन जिस तरह से परिवार का सहयोग है, मुझे मुझे कभी महसूस ही नहीं होता कि मेरे 2 छोटे बच्चे, उनको छोड़कर मैं कहीं काम करती हूँ। और मेरी दोनों माँ मेरा साथ देती हैं, वो चाहे ससुराल पक्ष की हो या मायके पक्ष की हो। यही वजह है कि परिवार ही मेरी ढाल कमान
अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, जिस वजह से मैं विश्व पटल को जो भेदने की एक विचार लेकर चल रही हूँ उसमें सक्षम हूँ और सही तरीके से काम कर पा रही हूँ। वाह, ये भी बढ़िया। प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? अभी तक तो ठीक है, आपके पिताजी तो है ही, हर बेटी के होते हैं, अपने उसके पिता से बढ़कर के कोई उनके लिए नहीं होता है। मैं एक बेटी होने के नाते इस बात को बहुत हृदय से और बहुत ही संवेदना से इस बात को स्वीकार भी करती हूँ और कहती भी हूँ। इसके अलावा आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं? किसको देख करके आपको लगता है कि बस इनके जैसा? बिल्कुल स्मिता, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं टीवी पर देखती थी अपने पिताजी को सुनते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो मुझे आज भी याद है कि मैं शायद 12th का एग्जाम देकर आई थी और वो कुछ बहुत अच्छा बोल रहे थे, कविताओं को कुछ उनके हाथ बहुत हिल रहे थे, भाव भी सेम आ रहे थे। मैंने पापा जी से कहा कि आप क्या देखते रहते हैं ये संसद, और उसका उस वक्त ये वो कौन सा चैनल, दूरदर्शन पे सारा प्रसारित होता था। तो मुझे आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद है कि हार से ना जीत से, किंचित नहीं भयभीत से, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो मेरी पहली प्रेरणा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरी प्रेरणा, क्योंकि मेरा आरएसएस परिवार से मेरे भैया द्वितीय वर्ष रहे, पापा मेरे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के दत्तक पुत्र थे, जो खुद स्वयं सेवक संघ के बहुत ही अच्छे गुरु के रूप में काम करते थे गौ आंदोलन पर। तो मैंने कहीं ना कहीं सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी को मैंने देखा कि एक व्यक्ति की इतनी क्षमता या ऐसे विचार कहीं रखे गए हैं कि लोग सिर्फ बंध रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, ऐसा अनुशासन। तो दूसरी प्रेरणा मेरी मेरी वो रहे। और जब मैंने अपने आप को समझा, मैंने चीजों को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो सुषमा स्वराज जी ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, महंगाई पर एक भाषण दिया था और जिस तरह से विपक्ष उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और वो लगातार अपनी बात को रखे जा रही थी, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो मुझे वो पहली परछाई थी जो उनका कहीं ना कहीं आज भी वही रूप मेरे दिल में समाहित है। मैंने देखा कि एक मात्र शक्ति इतने कर्मठ भाव से, इतने उद्बोधन में तल्लीन थी, लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे तीसरी प्रेरणा मेरी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो कि अब इस नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे बीच वो आज भी हैं क्योंकि इनके विचार कभी मर नहीं सकते। तीसरी प्रेरणा मेरी वो हमेशा रही है। और यही तीनों लोग हैं जिनको मैंने राजनीति में अपने कहीं ना कहीं अपने भाव में देखा है और पाया है। और कार्यशैली में अगर मैं लाइक कहते ना कि भाई नेता है तो थोड़ा अपनी बात को रखना चाहिए, करना चाहिए, तो ठीक है हमारे भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस मंच पे मैं ये बात कह देती हूँ, तब मैं राजनीति में नहीं थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं बाल ठाकरे जी में भी एक दृढ़ता देखी है, एक देखा है कि उनकी उंगली जिस ओर हुई उस ओर मराठी चल रही है। तो इस तरह के भाव में संचय कर पाना, इन चार लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है मेरे जीवन में। और मैं ये चाहती हूँ कि उस विदुषी आदरणीय सुषमा स्वराज जी की अगर मैं एक परसेंट भी बन जाऊं, इस भारतीय जनता पार्टी को कुछ दे पाऊं, तो मुझे लगता है मेरी प्रेरणा उन्हें मानना उसी दिन पूरा होगा। अद्भुत, क्या बात है भाई। और बाकी सुषमा स्वराज जी को जिसने भी सुना है, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो उनसे नहीं जुड़ा होगा या उनको नहीं पसंद करता होगा। मैंने कहा शुरुआत में ही ना इस बात को कि ये हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि वो व्यक्ति किस पार्टी से, उसकी अपनी क्या उपयोगिता है, उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, वो समाज को क्या दे रहे हैं, एक नजरिया वो भी होता है हमें। जब हम पार्टी से या किसी एक दल से ऊपर उठ करके जब लोगों को देखने की एक क्षमता अपने अंदर, वो नजरिया, वो दृष्टि अपने अंदर हम जब समाहित करते हैं ना, तब जाकर के हम सही मायने में किसी बात को समझने के काबिल होते हैं। इस बात को मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि कई बार आज के समय में खासतौर पे लोग इस बात पे लड़ पड़ते हैं, किसी की योग्यता नहीं देखना। लेकिन ये आप चूंकि पार्टी में, शायद आप इस बात को कम महसूस करें, लेकिन मैं चूंकि जनता हूं ना, और हम अगर ट्रेन में भी जा रहे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत ही आम बात है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों लोग ऐसा लड़ते हैं अपनी अपनी पार्टी को लेते हुए, लेकिन ये है बड़ा रोचक, कहीं बहुत जानलेवा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और देखो जैसे जैसे लोग हों वैसे वैसे भाव होते हैं स्मिता, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एक प्रश्न है, मैं रखती हूँ, कीर्तन त्रिपाठी जी का है। मैं सोच ही रही थी कि कीर्तन जी ने अभी तक कोई प्रश्न कैसे नहीं रखा। कीर्तन जी सामने हो, उनका प्रश्न आए तो फिर, क्योंकि आप राजनीति क्षेत्र से हैं, इसलिए एक प्रश्न, राजनीति को आप किस रूप में देखती हैं, आपका निजी विचार राजनीति पर? अब अगर मैं अपने निजी विचार की बात करूं तो मुझे लगता है राजनीति का पहला उद्देश्य होना चाहिए सेवा भाव।
स्वार्थ की नीड से निकलकर अगर हम कहते हैं कि हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो वो भाव आप में अंतिम व्यक्ति का होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जब आप टीम लीडर के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो आपके अगल बगल ऐसे स्वार्थी लोग लग जाते हैं जो आपको भटकाते हैं, कोशिशें करते हैं। लेकिन राजनीतिक अगर मैं अपने विचारों में कहीं ना कहीं देखूं, तो अगर आप किसी भी पटल पर सक्षम है तो उस पटल पर लगे रहिए, काम करिए। और मैं अगर एक टैगलाइन दूंगी तो यही दूंगी कि सेवा, समर्पण और सत्कर्म ही राजनीति है। यही मेरा निजी विचार राजनीति को लेकर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, कि अंतिम व्यक्ति तक मैं यही सेवा, समर्पण और सत्कार की जो भावना है वो पहुंचा पाऊं, और शायद वही मेरे लिए सफल राजनीति होगी। स्मिता, क्या बात है गीता जी, मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो प्रज्ञा जी, क्योंकि आप कलम की भी धनी हैं, सिर्फ बातों की नहीं है। आप जितनी अच्छी आपकी वचन शैली है, आप लिखती भी उतना ही अच्छा है। तो अगर कुछ याद आ रही हो कोई पंक्तियां, तो आप जरूर कोई कविता के रूप में जरूर रखिए, क्योंकि कुछ और कमेंट्स जरूर जरूर सुनाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो 2 पंक्तियां रखूंगी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इन्हीं विचारों को लेकर चलकर अगर मैंने कुछ गढ़ा है तो यही गढ़ा है, क्योंकि ये राम राज्य के बाद की भाजपा है। और मुझे शायद यहाँ पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी का ही चेहरा हूँ, अगर आपके पटल पर भी हूँ, मेरा जो कुछ भी है उस पार्टी उस पार्टी के लिए ही सब कुछ मेरा समर्पित है। तो मैंने हमेशा ये लिखा था कि राम ही इस भारत का मान है, अभिमान है, धरती ध्वजा अंबर है और सारा हिंदुस्तान है। तो ये भाव लेकर मैं चल रही हूँ। राम राज्य के बाद दिवाली आने वाली है, विश्व पटल पर इसी को लेके चलते रहिए, इसी पे मैं काम कर रही हूँ। और क्योंकि आप ज्ञानदायिनी देवी के रूप में मेरे सामने बैठी हैं और माँ सरस्वती की आप बहुत अच्छी उपासक है, पूजक है, तो मैं आपको अपनी एक कविता जो मैंने 6th क्लास में लिखी थी कहीं ना कहीं जरूर करूँ स्मिता। और ये सच में आपको डेडिकेटेड होगी, माँ सरस्वती को डेडिकेट होगी, क्योंकि कलम के सिपाही, कलम के शब्दों से अगर हम कुछ सीख लें तो वही जीवन को धन्य कर देता है। और ये आपके लिए है कि विद्या को लेकर मैं आपको बोलती हूँ कि विद्या ही इस दुनिया का धन कहलाती है, विद्या ही इस धरती पर हरदम पूजी जाती है, विद्या में ही सृष्टि शरीर और आत्मा है, विद्या में ही रहते चारों लोकों के परमात्मा है। आओ हम और आप मिलकर के इस विद्या का गुणगान करें, करें राष्ट्रहित कार्य सदा, अपने माता पिता, देश और इस विद्या का नाम करें। तो ये मेरी 6th क्लास की पहली रचना थी जो मैंने आज आपको समर्पित करी है। शक्ति पर बात करूं तो मुझे शायद थोड़ी सी डायरी खोलनी पड़ जाए, कि बहुत सारी चीजें नहीं रहती, याद नहीं रहती। और तो यही रचनाएं हैं और यही है। और अजूबे को लेकर मैंने कहा कि देखो, कोई हर चीज से सीखना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने ताजमहल देखा नहीं था, मेरे स्कूल का टूर बना था, तो मैंने कहा क्या है ये ताजमहल, तो मैंने ऐसी बुक खोली और सब देखा, तो मैंने उस पर कुछ लिखा था। और जैसे आज मैं गुम्बद से जोड़ती हूँ, उस रचना से नहीं जोड़ती हूँ, कि कुछ भी अलग करना एक अजूबा ही बन जाता जो इतिहास के पन्नों पे उकेरा ही उकेरा जाएगा। तो मैंने लिखा था कि देखकर ताजमहल को एक बात याद आती है, उस बात को याद कर मेरी आंख भर आती है, क्या खूबसूरत प्यार का ये तोहफा है, प्यार करने का अंदाज अनोखा है, कितनी खूबसूरत होगी वो मुमताज जिसने शाहजहां को पाया, खुदा से दुआ मांग उसे तकदीर बनाया, खड़ा है जमी पर आज ये प्यार की दास्तां कह रहा है, आते हैं लोग निहारने अजूबे की कहानी कह रहा है। तो ये मैंने उसमें लिखा था, और शायद कुछ इधर उधर हो गया होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, लेकिन जाते जाते मैं जरूर अपनी कुछ पंक्तियां मातृशक्ति के लिए रखूंगी, लेकिन बीच में मैं आपको भी बोलने का मौका दूं ताकि आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कर पाए। नहीं, हमें आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आज आपको सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और उसमें बिल्कुल भी व्यवधान की जरूरत आपकी आवाज नहीं आ रही है स्मिता जी। क्या बात कर रही हैं? अब जो है इको आना बंद हुआ तो आवाज क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कृपया आप बताइए, तो मैं क्या कहूँ। अब कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमेशा लगी रही। मैं पूछ रही हूँ, कीर्तन जी कृपया मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है, या अस्मित जी आप सुन रहे हैं मुझे, वैशाली जी हैं, तो 1 मिनट। जी प्रज्ञा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपने वापस से ज्वाइन करने की कोशिश की थी एकदम, औरों को मेरी आवाज जी, मैं तो आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ कि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है।
और आप फिर से ज्वाइन कीजिए, कहीं फिर ना से कहीं ज्वाइन कीजिए, अगर मैं जी शायद कोई अगेन नेटवर्क ज्वाइन की कीजिए। प्रॉब्लम है, तो अगर आप आप चुप रहे तो मैं जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो स्माइल और ऐसे ऐसे कर दें, ताकि आपने कुछ रचना कही तो मैं इस पटल को संभाल लेती हूँ और रख देती हूँ वो बात जो जी लोगों तक जी पहुंचे, स्पेशली आप मातृशक्ति हैं, आप तक पहुंचे कि हे स्त्री सशक्त मूरत जगदम्बा स्वरूप फिर जागो तुम, अनसुईया सी हो पतिव्रता खुद को फिर खुद की शक्ति को पहचानो तुम, याद करो द्रौपदी को जो कृष्ण भक्त कहलाती थी और भरी सभा में चीर हरण रोकने को कृष्ण समक्ष ले आती थी, मत भूलो सावित्री को जो त्याग सत्य की मूरत थी, यमराज को भी कर दिया विवश ऐसी अटल वो पूरत थी, माता सीता ने भी कई तप जप में जीवन पाया था, अग्नि परीक्षा दे सीता, मतलब भगवान ने तो सीता से भी परीक्षा ले ली थी, अग्नि परीक्षा दे सीता, वो समय जटिल भी आया था, नाम अनेकों हैं तेरे, जैसे स्मिता जी हैं हमारी, नाम अनेकों हैं तेरे, सच में तुम एक ही नारी हो, जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप सब एक हिंदुस्तान है, सच में तुम एक ही नारी हो, वक्त पड़े जो कभी जटिल सदा शत्रुओं पर भारी हो, है उदाहरण दुर्गावती जो राजपूतानी तलवार की धार भी थी, हो जाए शत्रु शत्रु भी अस्त व्यस्त ऐसी तेज ललकार भी थी, युद्ध वस्त्र धारण कर जब वो घोड़ा दौड़ाती थी, सहस्त्र बार भारत माँ भी उनको शीश नवाती थी, क्या बात 100 साल किया शासन वो, हर वक्त योद्धा कहलाती थी, मुगलों की सेना बारंबार दुर्गावती के सामने मुंह की खाती थी। अंत में 4 पंक्तियों से जोड़ दूंगी क्योंकि बहुत बड़ी ये कविता है और मुझे नहीं लगता कि शायद आपका समय भी जवाब दे रहा है कि भाई 1 घंटे का हो गया है, तो फटाफट मैं इससे जोड़ते हुए आप सभी मातृशक्ति को जोड़ते हुए यही अपने भाव पहुंचाना चाहती हूँ जिसपे मैं काम कर रही हूँ, करना चाहूंगी कि याद करो झांसी की रानी भारत की पहचान बनी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पहली महिला शक्ति की शान बनी, मनकर्णिका ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ललकारा था, अंग्रेजी शासक बारंबार उसके सामने हारा था, और मैं जो महिलाओं को कहीं ना कहीं जोड़ रही हूँ, और योर फोन ऑफ हो गया, अरे ठीक है, आज तो ना आज समस्याओं का पूरा अंबार लगा हुआ है और ये राजनीति क्या कहूँ आज बड़ी समस्याएं हैं और ये प्रज्ञा समस्याएं आपसे संकल्प ले रही हैं कि एक अच्छा लाइव दोबारा होना चाहिए, तो मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो मैं इसको पूरा करती हूँ, शायद लोगों तक पहुंचेगी और मेरी बात भी पहुंचेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा कि वो झांसी की रानी ही थी जिसने महिलाओं को सजग बनाया था, हवा से दौड़ते तेज घोड़ों और शस्त्रों से परिचय करवाया था, अगर वो नहीं होती तो शायद महिला जो आज पुलिस भी बनी है, तो वो भाव कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, और हमेशा मैं जो कहती हूँ इन इतिहासों को कंठस्थ कर स्त्री फिर से जागो तुम, अबला नहीं तुम सबला हो, खुद को अनंत सा मानो तुम, और आज स्मिता प्रज्ञा या हमारे जैसी जो मातृ शक्ति है, चाहे हम जिनको याद करते हैं, नमन करते हैं, पूजते या आने वाले हमारी बेटियां हैं, उनकी अगर हम बात करें तो संरचना में यही है कि आज की नारी की बात करें तो तुम हर क्षेत्र में भारी हो, तुम हो तेज हवा सी उषा, 7 समुद्र चीरती दुला देश दुलारी हो, हिमालय की चोटी को तुम चूमती बिजेंद्री पाल भी हो, रीता फारिया सी तुम सुंदरता की एक मिसाल भी हो, मीरा साहिबा बनकर तुम संविधान का मान भी हो तुम प्रतिभा मीरा आज की रितंभरा सी संस्कारों की पहचान भी हो, और यही अंततः कहूंगी कि हे स्त्री सशक्त मूरत जगदम्बा स्वरूप फिर जागो तुम, अनसुईया हो तुम पतिव्रता खुद की शक्ति को पहचानो तुम, मेरा नमन है तुमको पग पग है पहचान तुम्हारी, और बार बार प्रज्ञा जो कहती नारी है हर पल सब पर भारी, तो यही शब्द यही भाव है, और अंत में यही कहती हूँ कि तुम हो सजग, तुम सच हो, तुम सारा जहां हो, प्रज्ञा बार बार कहे तुम पूरा हिंदुस्तान हो, तो अगर ये मातृशक्ति खुद को पहचान ले, यही मेरा भाव है, यही विचार है स्मिता जी, और ये रचनाएं हैं जो रच लेती हूँ कभी कभी, और आज आपके पटल पर मैंने रखी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है मुसीबत कि आप मुझे सुन नहीं पा रही हैं,
क्या मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा जी अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है आपकी अभी आ आवाज। रही है, अरे वाह! अब तो सब कुछ ठीक हो गया। देखिए अब यही है कि अब जब समापन की तरफ पहुंचे हैं हम, तो सब कुछ अपने आप, जितनी भी समस्याएं थी अभी तक में ना, वो खत्म हो चुकी हैं। और हाथ और अंगुलियों का उपयोग दर्शा रहा है कि आप एक परिपक्व नेत्री का वास है आपकी तरफ। एक मिनट। कीर्तन जी की नजरों से बच पाना आसान नहीं है, और अब अगली बार आप जब मिलेंगी ना, तो आपके पास पूरे प्रश्नों की झड़ी होगी उनके पास में। और मुझे लगता जरूर है कि हम लोग जरूर। फिर बहुत जल्दी बैठेंगे, बात करेंगे। प्रज्ञा जी, आज आपकी रचनाएं, आपकी बातचीत, और मुझे लगता है कि कुछ फैन आप नए भी यहाँ से कमा के लेके जरूर जाएंगी। और लेकिन अंत में उन दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं या आगे आगे आने वाले समय में भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे भी दो दो शब्द सुनकर ही जाने वाली, क्योंकि आप खुद में बहुत विशेष हैं और बहुत विशेष कर रही हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि आप जैसी जो भी मातृशक्ति सामाजिक बदलाव में हम जैसे लोगों को परिचय देकर ऐसे पटल पर जोड़ रही है, तो जज्बातों के भवसागर के इस पेज को मैं तो फॉलो कर ही रही हूँ। मेरी उम्मीद है कि सभी फॉलो करेंगे। और जो भी स्मिता जी समाज को दिशा देने के साथ साथ बहुत, देखो, बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को मंच देने का, और बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी के परिचय को लोगों तक पहुंचाने का। लोग सिर्फ अपनी टीआरपी में लगे हैं, अपने फॉलोवर बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अगर ऐसी बहनें हम जैसी बहनों को ये पटल देती हैं, हमारे कार्य क्षेत्र को यहाँ पहचान देकर पूरी चर्चा परिचर्चा करती हैं, तो शायद आज मैं कहूंगी कितने दिनों बाद मुझसे किसी ने मेरे जीवन के पुराने पन्नों के बारे में पूछा होगा। लोग क्या करेंगे ये पूछते हैं, लेकिन क्या किया ये नहीं पूछते। जो क्या किया ये पूछते हैं, वही असल में असली मंच देने वाले हकदार लोग होते हैं। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि लगातार मेरी स्मिता बहन जो काम कर रही है, मैं तो फॉलोवर हूँ ही, आप सभी ऐसे पेजों को लाइक करें, ऐसे ही पेजों को लाइक करें, ऐसे पेजों को नहीं, ऐसे ही पेजों को लाइक करें जो आपको दशा दिशा के साथ साथ सांस्कृतिक भाव से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं हमें और आपको आत्मिक भाव से भी जोड़ रहे हैं, और उसी को जज्बात कहते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है! आपकी बातों और जज्बातों का तो मैं कायल हो चुकी हूँ पूरी तरह से मैं। और इश्तियाक अली जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी अभी उन्होंने शायद ज्वाइन किया है। कह रहे हैं कि क्या आजकल सबने देखा होगा, हर राजनेता सोशल मीडिया पे महापुरुषों का बर्थडे विश करते हैं। कितनों एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है, या तो मुझे छोटा दिख रहा है। कितनों ने अपने जीवन में उतारा है, शायद ऐसा कुछ लिखा है। हाँ 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 हाँ, ये तो सोचने की बात है। हाँ, ये एक प्रश्न है कि आजकल ना, अभी आपने बताया कि टीआरपी का ही खेल है, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का। हो सकता है, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कुछ गलत लोग होते हैं जिनकी वजह से सब पे ही आरोप आता है, लेकिन हमेशा अच्छाइयां रहती हैं। और थोड़ा बहुत रेशियो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन अच्छाइयां रहती हैं, जेन्युइन लोग भी हमेशा रहते ही रहते हैं। तो प्रज्ञा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक अली जी की बातों को? मैं जरूर इनसे कहना चाहूंगी कि अगर मैंने ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जीवन में देख नहीं उतारता है। अगर हम अपने माता पिता को हर वक्त अपने कर्तव्य करते हुए ना देखें, तो शायद हम एक अच्छा बच्चा ना बन पाए, है ना। और मुझे लगता है कि जीवन में नेता या महापुरुषों को देखकर ही कुछ सीखा जाए। महापुरुष कौन हो सकता है? वो व्यक्ति जो आपको ऐसी बात बता दे जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो जाए। तो जन्मदिन विश करना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आप, हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि 2 अक्टूबर को क्या होता है? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? कैसे जानेंगे कि युवा, जब हम जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है 12 जनवरी, कि क्या ऐसे युवाओं को प्रेरणा देने वाले आदरणीय स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने क्या क्या लिखा। तो ये जन्मदिन विश करना कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, ये सिर्फ आपको याद दिलाना है कि इस तारीख को, इस दिन, इस सन में ऐसे विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ था, और आपको उसके जैसे बनने, उनके जैसे ही बनना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। तो ये भाव, कई राजनीतिक रोटियां, मुझे नहीं लगता कि किसी का जन्मदिन विश करने में कहीं कुछ वोट मिले जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमेशा ऐसे लोगों को सराहिए, ऐसे लोगों को नमन करिए, ऐसे लोगों को नतमस्तक होइए, ऐसे लोगों को शेयर करिए, पहचानिए, जानिए, और जन्मदिन खूब आप भी विश करें। अभी आप देश के युवा हैं, कि आपको भी तो याद रहना चाहिए कि किस दिन किसने अपनी भूमिका में रहकर देश की
विकास में साथ दिया है, इस देश को बदला है, इस देश को ज्वलंत विचार दिए हैं, जिससे आज आप राष्ट्र हितैषी बात करते हैं, आज सच्चे हिंदुस्तान की बात करते हैं, आज हम युवा को लेकर आगे चलने वाली बात करते हैं। किसी ने तो लिखा ही होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसका मतलब जमाना चलने का मतलब युवाओं से है कि आप जिस ओर चलेंगे देश उस ओर चल देगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा, मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है, और आप भी शेयर करें, आप भी बताएं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। यही विषय है और यही शायद हम कार्य है जो नहीं करते हैं, जिसमें देर हो जाती है और सही विचार नहीं पहुंच पाते। जी हाँ, बिल्कुल। और अपने दायित्व को निभाने का और उसके प्रति एक संवेदनशीलता के साथ साथ तत्पर रहना ना, उसके लिए जागरूक रहना, वो भी बहुत आवश्यक है। और आज आपके माध्यम से कम इधर एक दृष्टि गई, विचार आया कि ऐसा सोचना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम आपको फिर मिलें, फिर आपसे बात करें, और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा मैं हर बार कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है प्रज्ञा जी आपको कि आपने इतना समय दिया और इतनी रोचक बातों के साथ महत्वपूर्ण बातें, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आज वो होने वाली हैं, आज वो हुई भी। कुछ तकनीकी खराबियाँ रहीं जो होती ही हैं, उसको आप नहीं कुछ कर सकते, वो तो झेलना ही पड़ेगा हमें, लेकिन फिर भी अंततः अंत भला तो सब भला कहते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना समय दिया, और सभी दर्शकों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने देखा इस कार्यक्रम को, और आपका साथ और सहयोग हमेशा मुझे मिलता है और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि मिलेगा। कल करवा चौथ है, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसकी, और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। सभी लोग अपना-अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। यहीं से विदा लेते हैं प्रज्ञा जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।